आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबों को जुहार करती हूँ। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जिसमें हम जानेंगे मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के पशुपालकों को मिलेगा अनुदानित चारा कटिंग मशीन। झारखंड सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर। ड्रिप सिंचाई से करें कम पानी में ज्यादा उपज। वित्तीय वर्ष 2012-13 में गढ़वा जिला अंतर्गत गव्य विकास से जुड़े पशुपालकों के बीच हस्तचालित एवं विद्युत चालित चारा काटने की मशीन वितरण करने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को 25% राशि स्वयं वहन करना होगा, जबकि 75% की राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराई जाएगी। लाभुकों को मिलने वाली हस्तचालित चारा काटने वाली मशीन की कीमत 2,750 रुपये और विद्युत चालित चारा कटर मशीन की कीमत 8,375 रुपये है। इस लागत का 75% राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित होगा। पशुपालकों को इस योजना से लाभ लेने के लिए दुग्ध शीतक केंद्र सोनपुर व गढ़वा में अपना आवेदन जमा करना होगा। साथ ही साथ विभाग द्वारा जारी शर्तों की स्वीकृति का एक शपथ पत्र भी देना होगा। ये योजना झारखंड सरकार के गव्य विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में झारखंड में सब्जियों की जितनी मांग है, उत्पादन उससे अधिक है। सब्जियों की सालाना मांग 25 लाख टन है, जबकि उत्पादन 35 लाख टन है, यानी 10 लाख टन ज्यादा सब्जियां उपजाई जा रही है, जो किसानों की मेहनत और सरकारी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। आज की तारीख में झारखंड सब्जी उत्पादन के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि 10 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन कर रहा है। ये स्थिति तब है जब राज्य के खेती योग्य भूमि के 12% हिस्से में ही खेती की जा रही है। आज झारखंड में उत्पादित सब्जियों का एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। सब्जी फसलों की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है ड्रिप इरिगेशन। पारंपरिक सिंचाई विधि से 40% पानी ही काम में आता है, बाकी 60% बर्बाद हो जाता है, जबकि ड्रिप इरिगेशन में 100% पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। इससे पानी की बचत भी होती है और उपज में वृद्धि भी होती है। खासकर झारखंड जैसे पठारी राज्य जहां समतल खेतों की कमी हो, खेत सीढ़ीनुमा या ऊंचा नीचा हो, वहां सब्जी फसलों में सिंचाई के लिए सबसे कारगर होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई एक तरह का जल प्रबंधन है, सिंचाई प्रबंधन है। तो उसमें ये प्लास्टिक का एक जाल है, नेटवर्क है, उसमें अलग अलग आकार का पाइप हमारा खेतों में फैला रहता है और जहाँ पर हमारा पौधा रहता है, सब्जी रहता है, उस कतार में सीधे पाइप, बारीक पाइप वहाँ पहुँच जाता है और उस पाइप के भीतर एक छेद रहता है जिसको लोग ड्रिपर बोलते हैं। ड्रिपर बूंद बूंद करके पानी को जड़ के पास ही, उसमें पानी एवं खाद का भी प्रयोग हम ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हैं। इससे हमारा पानी का बचत काफ़ी हो जाता है और उसका जो एफिशिएंसी जो बोलते हैं, 100 लीटर में 90-95 लीटर पानी का भरपूर उपयोग होता है। नष्ट कई सब्जी फसलें ऐसी हैं जिनकी आगाद खेती के लिए जनवरी महीने तक बुआई कर देनी चाहिए। इन्हीं फसलों में से एक है नेनुआ। हमारे राज्य के किसान नेनुआ फसल से बेहतर उपज पाने के लिए लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग वाइट, पूसा सुप्रिया और पूसा चिकनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सब्जी फसल नेनुआ की आगाद खेती के लिए जनवरी में अवश्य बुआई कर दें। साथ ही खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट उन्नत प्रभेद वाले बीज सीधे बोएं, जिसकी दूरी 2 से 2.5 मीटर हो और 5 से 7 दिन पर पटवन करते रहें। ध्यान रहे, नेनुआ से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, लॉन्ग ग्रीन और लॉन्ग वाइट नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसकी उपज क्षमता 120 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोटावेटर ट्रैक्टर चालित यंत्र है जो मिट्टी को भुरभुरा बनाने और समतल करने का काम करता है। इसमें एल आकार के ब्लेड लगे होते हैं जो कार्बन स्टील या मिश्रित स्टील के बने होते हैं। रोटावेटर के इस्तेमाल से समय में तो बचत होती ही है, उपज में भी 2 से 3% की वृद्धि होती है।
रोटावेटर स्टील फ्रेम का बना होता है। इसमें एल आकार का ब्लेड लगा होता है। इसमें पीटीओ अक्ष की घूर्णन गति से शक्ति का स्थानांतरण गियर बॉक्स से होते हुए ब्लेड से मिलता है। रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को ज्यादा बेहतर तरीके से भुरभुरा और समतलीकरण का काम किया जा सकता है। इसमें 60% मजदूरी की बचत होती है, 40 से 50% संचालन खर्च में बचत और 2 से 3% उपज में वृद्धि होती है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17.8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21.6 डिग्री सेल्सियस। और मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15.7 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2400 रुपये, गेहूं 1550 रुपये से 1650 रुपये, चना 4900 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6500 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4250 रुपये से 4550 रुपये, दाल चना 5700 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 10300 रुपये से 10350 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3600 रुपये, आलू 700 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1350 रुपये से 1550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती बाड़ी से संबंधित समाचार और जिसमें आपको तमाम तरह की जानकारी मिली। लेकिन झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा तो बहुत नेक है, लेकिन मुझे लगता है छोटा सा एक विराम हम ले लें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। बिल्कुल भाई? बिल्कुल। और अभी वक्त हो चला है कि हम अपने किसान भाइयों को ढेर सारी जो जानकारी लेकर आए हैं वो जानकारी दिया जाए। लेकिन हमें लगता है कि वो देखिए दादा लोग खेत में बैठे हुए हैं। हाँ, अरे हाँ, वहाँ चलना चाहिए हमें लगता है। बिल्कुल 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 चलना चाहिए। चलिए आप भी आइए। जोहार जोहार दादा, जोहार 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 जोहार।
बड़ा मेहनत कर रहे हैं खेत में। हाँ हाँ, इसी मेहनत के चलते तो आप लोग को आते हुए हम लोग नहीं देखे। अच्छा। भाई चना भी लगा हुआ है और मसूर भी लगा हुआ है, मूली प्याज सब एकदम बढ़िया से लगा के रखे हैं एकदम। मन लग रहा है इसको हमको खेती करने। बिल्कुल। लेकिन दादा खेती आप कैसे कर रहे हैं? कितना खाद डाल रहे हैं, कितना पानी डाल रहे हैं, कितना उर्वरक डाल रहे हैं, कितना कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इन सब चीजों की भी जानकारी है कि बस खेती किए जा रहे हैं? अरे क्या जानकारी लेना है, बस कर रहे हैं, कोड़े नहीं, रोपे रखे, आएगा दवाएगा छिट देंगे, सब कर देंगे, हो जाएगा। नहीं, अरे नहीं बिल्कुल दादा, हमसे जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल, इसके बारे बिल्कुल, में, ताकि बिल्कुल। आपको पूरा जो आपने मेहनत किया है उसका पूरा आपको लाभ मिल सके। इसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। तो ऐसा करिए कि सब कैसे होगा उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी दीजिए। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल, फटाफट हमें जानकारी देनी है, क्योंकि हमारे कारू दादा जैसे और भी बहुत सारे किसान भाई बहनें होंगे जो खेती बाड़ी में लगे होंगे, लेकिन जानकारी की कुछ कमी होगी। तो आइए जानकारी लेते हैं इस बारे में। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी-कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें।
कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। अरे इतना बेस चीज को तो हम जान ही नहीं रहे थे। जरूरी था ना। तो किसान भाइयों, हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि हमने जो जानकारी उपलब्ध कराई है उस जानकारी पर अगर आप अमल करते हैं तो उतने ही मेहनत में और उतना ही प्रयास से आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सकता है। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मंगरा दादा आज कहाँ हैं? अरे आज देखिए मंगरा दादा, वो देखिए मंगरा दादा वो तालाब के पास। वही सवेरे देखे तो उधर जाते हैं इनको। वही तो कहाँ कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे होंगे। अरे चलिए चलते हैं दादा। हाँ चलिए, हम तो थोड़ा यहीं रहेंगे। हाँ, चलिए देख लो, आप जो जानकारी दी उसका थोड़ा उपयोग करें भी। बिल्कुल ठीक है। चलिए झुमकी बहन चलिए। हाँ जोहार दादा, जोहार। अरे जोहार। अरे का हाल चाल? सब बेसे बेस। एकदम से क्या कर रहे हैं तालाब में भाई? अरे मछली पालन कर रहे हैं दादा, मछली पालन। हाँ। आइए ऊपर। अरे आप इधर मछली मार रहे हैं और उधर कारू दादा वहाँ आलू का खेत में एकदम कुड़ाई कर रहे हैं। आलू खेत में है। तब कौन मछली पाले हैं? वायु श्वासी मछली। अरे वाह, बहुत बढ़िया किए हैं दादा। हम ना इस बार एकदम जो है सो मछली पालन का जो विशेषज्ञ होते हैं ना उनसे पूछें तो बताएं कि वायु श्वासी मछली पोषिए। ये जो है सो कमे पैसा में इसका बहुत बढ़िया जो है सो ये खूब मछली होता है। लेकिन हम तो खाली इतने जाने दादा, लेकिन हमको थोड़ा इसका बारे में विस्तार से बताइए कि वायु श्वासी मछली का क्या खासियत है, वो का करना उसमें पड़ेगा, का ख्याल रखना पड़ेगा, का देखभाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे भी झारखंड में मत्स्य पालन को लेकर के काफी कुछ एकदम चल रहा है भाई। हाँ, और झारखंड इसमें अपनी अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। हाँ, तो मतलब निभा रहा है एकदम झारखंड जो है वो मछली पालन में बहुत आगे निकल गया है। हाँ? तो हमको भी तो आगे निकलना है ना भाई। और हम तो कहते हैं किसान भाइयों से कि आप जो खाद्यान्न फसल उगाते हैं उसके साथ साथ अगर आप मछली पालन भी करते हैं तो आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है, आपकी आर्थिक जो उन्नति है वो हो सकती है। क्यों झुमकी बहन? तो चलिए हम अपने किसान भाइयों को मत्स्य पालन के बारे में और जो आप वायु श्वासी मछली के बारे में खास करके जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता श्वेता जी के पास और जानकारी लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम बताएं कि वायु श्वासी मछलियों में कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं? देखिए, पहले मैं बता दूं कि वायु श्वासी मछलियाँ है क्या। वायु श्वासी मछलियाँ उनको कहते हैं जैसे अन्य मछलियों में गलफड़ा तो होता है, आप लोग सभी जानते हैं। गलफड़ा के अलावा इसमें एक अन्य श्वासी अंग पाया जाता है जिसकी वजह से वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ साथ पानी में घुलित ऑक्सीजन का भी उपयोग करती है, इसीलिए इसे वायु श्वासी मछली कहा जाता है। तो ये अतिरिक्त अंग की वजह से ये मछली गंदे छिछले पानी, काई से भरे हुए हरे रंग के तालाब, इवन कि कुआं में भी ये मछलियाँ उगाई जाती हैं और पालन की जाती हैं, जिससे ये मछलियाँ किसी भी गंदे पानी में या खराब पानी में हम उसे उगाया जा सकते। ये मछलियाँ को कैटफिश भी कहते हैं और इसमें है सबसे आप लोग सभी को जानते होंगे मागुर मछली है, सिंघी मछली है, कोई मछली है, गड़ई मछली है। ये सब कुछ प्रमुख उदाहरण है इस वायु श्वासी मछली का।
जैसे हम रोहू कतला मृगल जो है वो एक जमे हुए पानी में ब्रीडिंग नहीं कर सकती है या प्रजनन नहीं कर सकती है, लेकिन ये वायु श्वासी मछलियाँ स्वतः प्रजनन करती हैं और ये 12 महीने करती हैं। लेकिन इनका कुछ पीक पीरियड होता है प्रजनन का, ये अप्रैल से जून जुलाई तक इनका पीक पीरियड है। फिर 6 महीना के अंतराल में ये फिर पुनः अंडा देती है और फिर बच्चे का उत्पादन करती है। और इस मछली का बीमारियों में भी चूँकि इसे आसानी से पचाया जा सकता है और इसकी प्रोटीन की मात्रा भी अन्य मछलियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो इसे बीमारी में और पचने में थेरापेटिक यूज़ के लिए भी, जैसे अस्थमा वगैरह में भी इस मछली का इस्तेमाल किया जाता है। जी, जैसे कि आप हमें बता रही हैं कि इस मछली को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जानने की जब व्यावसायिक तौर पर मछलियों की खेती करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे, या जो इसके जो जीरा हैं वो कैसे उपलब्ध होंगी, इसकी निगरानी कैसे करेंगे, यानी कि पूरी देखभाल, पूरी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? ये मैं पहले बताई कि इसकी जीरा की बीज या जीरा उपलब्धता काफ़ी मुश्किल हो गया आज के दौर में। तो प्रयोगशाला में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ने इसका प्रयोगशाला में इसका प्रजनन कराया, जिससे हमारे बीज उपलब्धता की जो कमी थी या गैप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी झारखंड में इसकी उपलब्धता थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आजकल के युग में ये बीज की अन्न उपलब्धता की वजह से थाई मागुर जो है वो प्रचलित हो गया, जो हमारे सरकार की ओर से ये बैन हो गया है, क्योंकि ये मछली में ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर ये तालाब में घुस जाती हैं तो मांसाहारी प्रवृत्ति होने की वजह से ये मछली सारे तालाब की मछलियों को खा जाती है। तो इसीलिए देसी मागुर के बीज की उपलब्धता सबसे ज़्यादा हम लोग धान के खेत से ही कराते हैं, और जैसे बोल रहे हैं कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से ये कम हो रही हैं, तो उत्प्रेरित विधि से इसका प्रजनन करा के बीज उत्पन्न किया जा रहा है। मैडम, आप हमें ये बताएं कि जो आहार है, आहार हम कहाँ से ले सकते हैं इन मछलियों का? मछलियाँ चूँकि मांसाहारी है, तो जैसे अन्य मछलियों में चावल का कोढ़ा, सरसों की खल्ली तथा उसके साथ इनका अच्छा उनके लायक नहीं बन पाता है, इसीलिए सितुआ का मांस या बुचर खाने के जो बचे हुए अवशेष हैं उनको उसको चॉप करके या छोटे छोटे टुकड़ों में खाना का गोला बना के इस मछली को दिया जाता है। और इनका भोजन इतना ज़्यादा होता है कि इनके वजन से 20 से 30% ज़्यादा इनको भोजन दिया जाता है। अगर भोजन की कमी होगी तो ये तालाब के अंदर का पर्यावरण को ये नष्ट कर देती है। अब ये जान लें कि क्या इन मछलियों में कोई बीमारी लगती है, या फिर इन्हें सालों भर प्रजनन कराने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा? बीमारियां तो खासकर इस मौसम में मछलियों में विशेषकर ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें एक लाल घाव जैसा उनके शरीर में, उनके गलफड़े में, उनके शरीर में, फिन्स में पाया जाता है। उसके लिए लाल दवाई सबसे उपयुक्त है, नहीं तो तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा चूना का प्रयोग करें, इससे बीमारी का रोकथाम होगा। और इनके लिए एक इंस्टीट्यूट से सिफेक्स नाम की दवाई है, उसका भी प्रयोग करने से इसमें बीमारियां कम लगती। ये बताएं कि क्या तालाब का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, या जो निर्माण करते हैं क्या उसके लिए उसकी जो लंबाई चौड़ाई है जो अन्य मछलियों से भिन्न होगी या एक समान होगी? ये थोड़ा कम गहरे पानी में रहती है मछली, इसके लिए एक छिछले तालाब, छोटे से छिछले तालाब में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मछली को बीच में मैं बोल रही हूँ जैसा कि अतिरिक्त श्वासी तंत्र होता है, ये मछली को बार बार ये ऊपर आती है, ऊपर नीचे करती है, जिसकी वजह से इनके बॉडी का एनर्जी वेस्ट होता है। तो इसीलिए कम, जैसे 2 से 3 फीट के गड्ढे का ही पानी रखें, या उससे भी कम रखेंगे तब भी ये चलेगा। इसके साथ ही हम ये जान लें कि जब मछलियों को हम निकाल लेंगे उस वक्त कैसी व्यवस्था कर सकते हैं? ये मछलियाँ चूँकि लाइव फिश भी कहते हैं, जीवित भी मार्केट में बेची जाती हैं, इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है या दाम जो है काफ़ी अच्छा मार्केट में मिलता है। तो इसको निकालने के बाद किसान एक हांडी में रख के भी बाज़ार में बेच सकते हैं। इसकी शिकार माही में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि या तो इसे हाथ से पकड़ सकते हैं या तालाब की पानी को सुखा के इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि ये कीचड़ में घुसी रहती है मछलियाँ। जाल से निकालना थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस मछली को। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने बेहतरीन जानकारियाँ दी वायु श्वासी मछलियों के बारे में, तो आशा करती हूँ आप इसे अपनाएंगे और लाभान्वित होंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अब हम जाने। अरे दादा,
ये तो वायु श्वासी मछली तो बहुत शानदार है एकदम। तो क्या भाई शानदार है, इसीलिए तो आप पाले हैं। हाँ पाले, और देखिएगा कैसा इस बार एकदम हम अनपाट मछली उपजाएंगे, माने कि मेरा तालाब में होगा। आप खाते हैं मछली? एकदम बहुत पसंद है। अरे झुमकी बहन को तो बहुत पसंद है भाई। दादा तो नहीं खाते हैं तो आप मत खाइएगा, लेकिन आपकी बहुरिया खाएगी, आपका छुआ लोग खाएगा, है नहीं? और दादा आप लोग भी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो लोग भी वायु श्वासी मछली पालन करने वाले मछली पालक लोग का बात पर ख्याल रखना है, का ध्यान देना है, का उसका खाद डालना है, और का उसका आहार जो होता है खाना पीना, ये सब जो हमारे विशेषज्ञ बताएं उस पे अमल करिए, फिर देखिए मजा। अब भाई अब देखने का समय नहीं है, अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चला है, तो हम अपने किसान भाइयों से इजाजत लेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना पता बताना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001 में रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।